बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करेंगे और आज की क्लास का गोल रहेगा गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। तो बच्चों, गॉस की प्रमेय में टोटल 4 अनुप्रयोग आपके दिया गया है, जिसमें से आज हम पहला अनुप्रयोग समझेंगे और उस पर बोर्ड एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं सभी प्रकार के न्यूमेरिकल को भी आज की ही क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, कुछ लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी इस चैप्टर में और कितने लेक्चर होंगे। तो प्यारे बच्चे, अभी इस चैप्टर में टोटल 4 लेक्चर और शेष होंगे। बच्चे, ये 19वां लेक्चर है, तो 19 4 टोटल 23 लेक्चर बच्चे अभी इस चैप्टर के होने वाले हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे, आज के बाद 4 लेक्चर इस चैप्टर के और होंगे, आप सब लोग जान लीजिए। आइए बच्चे, क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का गोल बच्चे हमारा रहेगा गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, और उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, तो कहेंगे सर अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसके बाद बच्चे हम लोग आज की ही क्लास में इस पर आए हुए सभी प्रकार के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चे, ये रहा आपके सामने आज का टॉपिक। तो बच्चे कह रहा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। साथ में बच्चे आपको दिया रहेगा आर दूरी पर, तार से आर दूरी पर क्या करना है, कहेंगे सर तार से स्मॉल आर दूरी पर, और बच्चे तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा है, घनत्व लेम्डा है। ये मेरे भाई आपको इतना दिया रहेगा। तार से हमें स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है वह लेम्डा है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग एक तार बनाते हैं, सीधा अनंत लंबाई का आवेशित तार। देखो बच्चे, ये एक तार है, इस पर जो है धनात्मक आवेश इसकी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है। ये तार ऊपर बच्चे प्लस अनंत तक गया है, नीचे माइनस अनंत तक गया है। ये हो गया प्लस अनंत बच्चे, ये हो गया माइनस अनंत। ठीक है सर। हमें इस तार से स्मॉल आर दूरी बच्चे इधर, और इस तार से स्मॉल आर दूरी बच्चे इधर, स्मॉल आर दूरी इधर, स्मॉल आर दूरी इधर, दोनों तरफ स्मॉल आर दूरी पर हमें क्या निकालना है, तो कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता निकालनी है। ठीक है ना? ठीक है सर। तो एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है जिस पर धनात्मक आवेश उसकी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है, और इस तार से स्मॉल आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर, इतनी बात क्लियर है। अब देखो बच्चे, यहां पे अगर कोई धनात्मक आवेश है तो बच्चे आपको बताना ये है, धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर कहां होगी, तो कहेंगे सर इस पृष्ठ से दूर की तरफ होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की तरफ होगी। और बच्चे यहां पर भी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की तरफ होगी, और बच्चे यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी इधर होगी, यहां भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, और मेरे भाई यहां भी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर इससे दूर की तरफ होगी। यानी किसी पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर की तरफ होती है। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे, यहां पर हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे
कि जहां बच्चे हम लोग गॉस की प्रमेय लगाएंगे वहां पे एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। बच्चे हमने वहां आपको दो प्रकार के गॉसियन पृष्ठ खींचना बताया था। हमने एक बिंदु आवेश के कारण गोलाकार पृष्ठ बताया था, और बच्चे अगर आवेश वितरण हो, रेखीय आवेश वितरण हो, पृष्ठीय आवेश वितरण हो या आयतन आवेश वितरण हो, तो हमने कहा था कि अगर आवेश वितरण कहीं पर है तो उसके लिए हम जो गॉसियन पृष्ठ बताएंगे बच्चे, वह हमने उसमें रेखीय पृष्ठ के लिए आपको बेलनाकार बच्चे गॉसियन पृष्ठ बनाया था। अब आपको बच्चे कंफ्यूजन अगर हो रही है कि सर गॉसियन पृष्ठ हम किस किस कंडीशन में कैसे कैसे बनाएंगे, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपके सिलेबस में केवल दो प्रकार के गॉसियन पृष्ठ बनेंगे। अगर बिंदु आवेश है बेटा तो उसके लिए आपको बनाना है गोलाकार पृष्ठ, और अगर रेखीय आवेश वितरण है तो आपको बेलनाकार बनाना है। जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे आपको सभी प्रकार के गॉसियन पृष्ठ को बनाना हम सिखा देंगे, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है बच्चे। पहले पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद बच्चे लास्ट में एग्जाम होगा, तब तक आप सारी बातें अच्छे से जान चुके होंगे। और बच्चे गॉसियन पृष्ठ कैसे बनता है ये आपका टीचर आपको बताएगा, तभी आप इस बात को समझ पाओगे मेरे भाई। ठीक है ना? ठीक है सर। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मेरे भाई हमने एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बच्चे खींच लिया। क्या खींच लिया? तो कहेंगे सर यहां पे मेरे भाई हमने एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बच्चे यहां पे इस प्रकार से हमने खींच लिया। देखो बच्चे ये एक हमारा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है? ठीक है सर। तो बच्चे हमारा ये क्या है? तो कहेंगे सर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हमने यहां पे खींच लिया कुछ इस प्रकार से। देखो बच्चे ये बना लिया काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। अब आपको बच्चे हमें बताना है कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र एक समान है कि असमान है। तो कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र आपका यहां पे असमान है। असमान इसलिए है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की बच्चे दिशा इस बिंदुओं पर, यहां पर जो बिंदु है बच्चे इस तरफ है, और यहां पर बेलन पर जो बिंदु हैं बच्चे उनका वैद्युत क्षेत्र इधर है। यानी बच्चे इधर का वैद्युत क्षेत्र बच्चे इस तरफ है, इधर का बच्चे वैद्युत क्षेत्र इस तरफ है। यानी इसका परिमाण बच्चे देखो, इनका जो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है इन बिंदुओं पर, देखो बच्चे यहां पर, यहां पर, यहां पर परिमाण बच्चे बराबर है। क्या है सर? परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा वैद्युत क्षेत्र की अलग अलग है, इसलिए यहां वैद्युत क्षेत्र क्या है? कहेंगे सर असमान है। अगर बच्चे वैद्युत क्षेत्र असमान है तो आप फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे सर? एक बार में पूरे का फ्लक्स बच्चे नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कैसे निकालेंगे। बच्चे सबसे पहले आप ये बताओ कि यहां कितने पृष्ठ हैं बच्चे। देखो एक पृष्ठ ये मेरे भाई है, इसको 1 नाम दिए हम, ये पृष्ठ। दूसरा पृष्ठ बच्चे ये वाला है जिसको हमने नाम 2 दिया, और बच्चे तीसरा पृष्ठ आपका ये वाला है, इसको 3 नाम दिए। यहां पर मेरे भाई बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। आपको बच्चे एग्जाम्पल से दिखाते हैं। देखो ये बच्चे बॉटल है, इसमें बच्चे एक ये ऊपर का पृष्ठ मेरे भाई इसको हमने नाम 1 दे दिया। ये नीचे का पृष्ठ बच्चे हमने इसको नाम 2 दे दिया। बच्चे ये हमारा वक्र पृष्ठ जो है इसको हमने नाम 3 दे दिया। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। अब देखो अगर यहां असमान वैद्युत क्षेत्र है तो बच्चे हमने आपको फ्लक्स निकालने का सूत्र बताया था, फाई बराबर क्या? कहेंगे सर समाकलन, क्लोज समाकलन बच्चे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ई डॉट डी ए वेक्टर। बोलो बताया कि नहीं बताया? कहेंगे हाँ सर आपने बताया है। वैद्युत फ्लक्स में बच्चे हमने ये बात आपको बताई है कि अगर किसी बिंदु पर असमान वैद्युत क्षेत्र है तो बच्चे वहां पर फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला रहेगा क्लोज्ड बंद पृष्ठ का समाकलन। बच्चे इंटीग्रेशन का निशान लगा है बीच में बच्चे, जो ओ लगा बच्चे 0 बना है, इसका मतलब बच्चे बंद पृष्ठ का समाकलन वेक्टर ई डॉट डी ए, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब आइए बच्चे देखते हैं यहां पे मेरे भाई सबसे पहले यहां क्या करेंगे? तो बच्चे पृष्ठ 1 पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव बच्चे काट लिया डी ए। देखो और बच्चे इसका अगर हम देखेंगे एरिया वेक्टर, देखो मेरे भाई ये हमारा क्या है? कहेंगे सर बेलन है, और इस पर बच्चे हमने ऊपर एक छोटा सा एरिया डी ए काट लिया।
क्यों? क्योंकि बच्चे ये वैद्युत क्षेत्र असमान है, तो यहां एक बार में हम फ्लक्स नहीं निकाल सकते, यहां छोटा छोटा एलिमेंट लेंगे, जैसे हमने गॉस की प्रमेय सिद्ध किया था। तो बच्चे यहां एक छोटा सा एलिमेंट लिए, इसका क्षेत्रफल अवयव बच्चे देखो इस तरह से बाहर की तरफ होगा, तो बच्चे इसका हमने क्षेत्रफल अवयव बनाया बाहर की तरफ डी ए। क्या बनाया सर? डी ए। और इसका वैद्युत क्षेत्र बच्चे इस तरफ है ई। इनके बीच का एंगल कितना है? कहेंगे सर थीटा बराबर यहां 90 डिग्री हो जाएगा। कितना? 90 डिग्री। देखो बच्चे ये वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना है? कहेंगे सर 90 डिग्री है। सेम इसी प्रकार बच्चे अगर यहां एक क्षेत्रफल अवयव मेरे भाई यहां काट ले हम, तो इनका बच्चे डी ए नीचे की तरफ होगा बाहर की तरफ। देखो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल से, देखो इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे होगा इस प्रकार बाहर की ओर होगा। हमने आपको बताया है कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है त्रिविमीय ज्यामिति में और पृष्ठ के अभिलंबोत बाहर की ओर लेते हैं, तो बच्चे बाहर की ओर ले लिया हमने इस प्रकार से। और इसका वैद्युत क्षेत्र बच्चे इस तरफ होगा यहां पे, और इनके भी बीच का एंगल कितना है? कहेंगे सर 90 डिग्री। थीटा बच्चे यहां भी 90 डिग्री होगा। ठीक है सर। और बच्चे एक हमने क्षेत्रफल सदिश ले लिया कहां पे? कहेंगे सर पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, सरफेस 3 पर। बच्चे इसका क्षेत्रफल सदिश हमारा डी ए बाहर की ओर होगा, और वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण यहां कितना है? कहेंगे सर थीटा बराबर 0 डिग्री है। देख लो बच्चे यहां पर मेरे भाई ये वक्र पृष्ठ है, तो यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा बच्चे इस प्रकार से पृष्ठ के अभिलंबोत बाहर की ओर कहीं बना लो बच्चे। देखो ये मेरे भाई ये बच्चे आप क्षेत्रफल सदिश आप कहीं बना लो बच्चे। देखो इस प्रकार से हमेशा बच्चे देखो ऐसे ऐसे या ऐसे बच्चे हमेशा पृष्ठ के अभिलंबोत बाहर की ओर ही आपका बनेगा। क्या? तो कहेंगे सर क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। तो बच्चे 3D सरफेस होते हैं मेरे भाई, जो 3D सरफेस होते हैं उनका क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के अभिलंबोत बाहर की ओर बनता है। अब देखो बच्चे इतनी बात समझ गए, तो हमने कहा एक हमारे पास तार है, अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार है, इससे r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ बच्चे, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, जो व्हाइट कलर का हमने खींचा है, बेलन बच्चे खींचा है, और इससे r दूरी पर हमें r दूरी पर इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हमने क्या किया? तो कहेंगे सर ये पॉजिटिव आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा। ठीक है सर। और बच्चे यहां 3 पृष्ठ हैं बच्चे, एक पृष्ठ ये ऊपर वाला, दूसरा ये नीचे वाला बच्चे, तीसरा ये वक्र पृष्ठ हमारा हो गया। तीनों पर बच्चे हमने एक छोटा छोटा एलिमेंट डीए काटा। डीए की दिशा बच्चे ऊपर यहां है, वैद्युत क्षेत्र यहां है, थीटा 90 डिग्री है। यहां पर बच्चे वैद्युत क्षेत्र इधर है, डीए नीचे है, थीटा यहां भी 90 डिग्री है, और यहां डीए बच्चे इस दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है, और थीटा यहां पर 0 डिग्री है। अब आइए बच्चे लिखते हैं अतः वक्र पृष्ठ यानी कि टोटल फ्लक्स। तो बच्चे यहां पे अब हमें क्या निकालना है? कहेंगे सर फ्लक्स निकालना है। तो बच्चे इसके बाद लिखेंगे अतः संपूर्ण, लिखो बच्चे ऐसे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत मतलब निकलने वाला, निर्गत फ्लक्स, फ्लक्स बच्चे संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा? तो कहेंगे सर फाई बराबर होगा आपका φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 क्यों लिखा हमने? देखो बच्चे कुल फ्लक्स जो आपका है वह क्या होगा? तो कहेंगे सर φ1 पृष्ठ 1 से निर्गत फ्लक्स, φ2 पृष्ठ 2 से निर्गत फ्लक्स, और φ3 पृष्ठ 3 से निर्गत फ्लक्स। ठीक है सर। अब देखो बच्चे फाई बराबर φ1 की वैल्यू बच्चे लगाएंगे समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और ये पृष्ठ 1 है बच्चे, तो यहां 1 लिख देंगे, पृष्ठ 1 का ये फ्लक्स है, प्लस समाकलन क्लोज्ड इंटीग्रल। बच्चे देखो मेरे भाई समाकलन के निशान के बच्चे ऊपर 0 लगा दे रहे हैं, क्यों? कहेंगे सर बंद पृष्ठ का समाकलन है। बच्चे इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, इस तरह का समाकलन के ऊपर 0 लगाते हैं तो बच्चे इसका मतलब है बंद पृष्ठ का समाकलन, बंद पृष्ठ
का समाकलन। इसका मतलब बच्चे होता है कि जो हम समाकलन कर रहे हैं वह बंद पृष्ठ यानी कि 3D सरफेस का कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखो बच्चे, बंद पृष्ठ दूसरे का समाकलन यानी कि फाई इंटीग्रेट डॉट ई डॉट डी ए, ठीक है सर, और प्लस समाकलन तीसरे पृष्ठ का यानी तीसरे वाले का फ्लक्स बच्चे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। देख लो मेरे भाई, हमने पहले क्या किया, तो कहेंगे सर फ्लक्स पहले पृष्ठ का ई डॉट डी ए, दूसरे पृष्ठ का ई डॉट डी ए, तीसरे पृष्ठ का ई डॉट डी ए, यानी कुल फ्लक्स फाई बराबर आपका आ गया क्लोज इंटीग्रेशन पहले पृष्ठ का बच्चे। देखो ए डॉट बी, मेरे भाई ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होगा, कहेंगे सर ए डॉट बी होता है बच्चे आपका ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, कहेंगे सर ए बी कॉस थीटा। तो बच्चे अगर डॉट हटाएंगे यहां पे डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन यहां हटाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं ई डी ए और कॉस थीटा। बच्चे ये बताओ पृष्ठ 1 में थीटा कितना है, कहेंगे सर पृष्ठ 1 के लिए थीटा 90 डिग्री है, तो यहां लिख देंगे कॉस 90 डिग्री प्लस दूसरे पृष्ठ का फ्लक्स कहेंगे सर ई डी ए, डॉट हटाएंगे तो ई डी ए कॉस थीटा आएगा, और थीटा बच्चे दूसरे पृष्ठ का 90 डिग्री है तो यहां लिख देंगे कॉस 90 डिग्री। सिमिलर मेरे भाई तीसरे पृष्ठ के लिए समाकलन तीसरे पृष्ठ का ई वेक्टर ई डी ए, अगर डॉट हटाएंगे तो ई डी ए कॉस थीटा क्या आएगा सर, कहेंगे सर कॉस थीटा, और थीटा यहां कितना है, कहेंगे सर 0 डिग्री। कितना है सर, कहेंगे बच्चे यहां पे थीटा आपका मेरे भाई 0 डिग्री है। कितना है सर, कहेंगे सर आपका थीटा आपका 0 डिग्री है बच्चे। ठीक है ना? ठीक है सर। मेरे भाई देख लो तीसरे पृष्ठ पर थीटा ई व ए के बीच का थीटा बच्चे 0 डिग्री है, 0 यहां लिख दिए। अब मेरे भाई हम लोग जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो बेटा लिख देंगे यहां पे चूंकि कॉस 90 बच्चे होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो इसलिए मेरे भाई क्या होगा, तो कहेंगे सर ये वाला बच्चे कंपोनेंट आपका 0 हो जाएगा, प्लस मेरे भाई ये वाला भी पूरा पार्ट बच्चे आपका 0 हो जाएगा, और प्लस कौन बचेगा, तो कहेंगे सर फ्लक्स में हमारा वैल्यू आ गया कितना, तो कहेंगे सर फ्लक्स आपका टोटल यहां से आ गया समाकलन तीसरे पृष्ठ का ई डी ए इंटू कॉस 0 बच्चे 1 होता है, तो हो गया ई डी ए। यहां तक मेरे भाई आप ध्यान से एक बार समझ लो कि हमने यहां पे फ्लक्स बच्चे कैसे निकाला, तो कुल फ्लक्स फाई बराबर आ गया क्या, समाकलन बच्चे क्लोज्ड इंटीग्रेशन यानी कि बंद पृष्ठ का समाकलन ई डी ए इंटू कॉस 0 का मान बच्चे 1 हो गया। अब मेरे भाई इसके बाद का प्रोग्राम देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। अब देखो बच्चे हमारा फ्लक्स आ गया क्या, कहेंगे सर क्लोज्ड इंटीग्रेशन तीसरे पृष्ठ का ई डी ए। अब देखो बच्चे मेरे भाई इन बिंदुओं पर बच्चे इस तार से आर दूरी पर जो बिंदु है यहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान बच्चे समान होगा। यहां से बच्चे आर दूरी पर, यहां से 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 आर दूरी पर, यानी कि तार से आर दूरी पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण तो समान है ना, कहेंगे हाँ सर। अगर बच्चे परिमाण इनका समान है तो यहां से हम फ्लक्स में ई को बच्चे बाहर कर लेंगे, क्योंकि बच्चे ई तो समान है ना, उसका परिमाण मैग्नीट्यूड समान है, और समाकलन बच्चे क्लोज्ड किसका, कहेंगे सर डीए का हमने बाहर कर लिया। अब बच्चे 3 आप लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि ये दूसरा बच्चे सबका 0 हो गया है, केवल इसी तीसरे पृष्ठ का बच्चे फ्लक्स यहां पे हमें निकालना है। तो मेरे भाई यहां आप 3 चाहे तो लिख लो चाहे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब बताओ आप डीए 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 जोड़कर क्या मिलेगा, तो बच्चे देखो ध्यान से मेरे भाई यहां चूंकि अगर हम बच्चे डीए 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 जोड़ेंगे तो समाकलन डीए जो होगा आपका ये आपका देगा क्या, कहेंगे सर बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या देगा सर, कहेंगे सर बेलन का वक्र पृष्ठ। अब आपको यहां पे बेलन का वक्र पृष्ठ मिलेगा अगर आप डीए 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 जोड़ोगे तो, और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, कहेंगे सर 2 पाई आर एच होता है। अगर मेरे भाई हम मान लें कि इस बेलन की जो लंबाई है वो यल है, क्या है सर, यल है। अगर बच्चे यहां मान लें बेलन की लंबाई यल है और त्रिज्या उसकी आर है,
तो बेलन का वक्रपृष्ठ आपका होगा 2 पाई आर एल। क्या होगा सर? 2 पाई आर एल। तो अब बच्चे समाकलन डीए की वैल्यू यहां पे डाल दो, तो फाई बराबर आ जाएगा कितना? कहेंगे सर ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। इसको मान लो आप इक्वेशन 1। क्या मान लो सर? इक्वेशन 1। देखो मेरे भाई, अभी तक हमने क्या किया? तो बच्चे अभी तक हमने फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला डिफिनेशन से, यानी कि जो हमने परिभाषा पढ़ी थी वैद्युत फ्लक्स की। अब बच्चे हम निकालेंगे गॉस की प्रमेय से। अब बच्चे अगर हम यहां पे गॉस की प्रमेय लगाएं तो लिखेंगे बच्चे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस ने क्या कहा था? तो कहेंगे सर गॉस ने बताया था कि अगर कोई पृष्ठ है उसके अंदर आवेश क्यों है तो उसका फ्लक्स क्या होता है? कहेंगे सर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। बच्चे गॉस जी ने बताया था कि अगर कोई फ्लक्स बच्चे है, अगर कोई बंद पृष्ठ मेरे भाई है और उसके अंदर का आवेश बच्चे मान लो क्यों है, उसके अंदर का आवेश बच्चे क्या है? कहेंगे सर क्यों है, तो उसका फ्लक्स कितना होगा? तो उन्होंने कहा था फाई बराबर होगा हमारा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्या होगा सर? क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यानी गॉस की प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ का फ्लक्स क्या होता है? कहेंगे सर क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। एक फ्लक्स हमने डेफिनेशन से निकाल लिया बच्चे, एक फ्लक्स हम गॉस की प्रमेय से निकालेंगे। अब बच्चे अगर ध्यान से आप देखोगे यहां पे तो आपको आवेश का मान नहीं दिया गया है, आवेश का मान नहीं दिया गया है, लेकिन बच्चे लेमडा आपको दिया है, तार का रेखीय आवेश घनत्व बच्चे यहां पे आपको लेमडा दे रखा है। तो कहेंगे सर लेमडा अगर दिया है तो हम आवेश का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि बच्चे हम लोग जानते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व बच्चे लेमडा बराबर होता है आवेश बटे लंबाई। ठीक है ना? ठीक है सर। बच्चे इसको हमने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व। क्या है सर? कहेंगे सर ये रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व। बच्चे इसको हमने आपको आवेश वितरण में 3 प्रकार के आवेश वितरण है वहां पे आपको बताया था, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। वहां पे हमने आपको बताया था कि लेमडा जो है क्यू बाई एल होता है। अगर बच्चे यहां से हम क्यू का मान निकालेंगे तो आएगा लेमडा एल। क्या आएगा सर? लेमडा एल। बच्चे इस लेमडा की वैल्यू को मेरे भाई इसमें लाके डाल दो बच्चे, क्यू की वैल्यू को यहां डाल दो तो आएगा फाई बराबर कितना? कहेंगे सर आएगा लेमडा एल अपॉन इप्सिलॉन नॉट। बच्चे ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चे हमने एक फ्लक्स की वैल्यू निकाली है, कहां से? तो कहेंगे सर गॉस की प्रमेय की डेफिनेशन से। बच्चे एक वैल्यू यहां निकाल ली गॉस की प्रमेय से और एक वैल्यू हमने फ्लक्स की डेफिनेशन से निकाल ली। चूंकि ये दोनों फ्लक्स बच्चे इसी पृष्ठ के लिए हैं, इसी डायग्राम के लिए हैं, इसलिए दोनों फ्लक्स हमारे बराबर होंगे। कहेंगे हां सर बिल्कुल बराबर होंगे। तो मेरे भाई अब लिखेंगे इसके बाद समीकरण 1 व 2 से। तो बच्चे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। मेरे भाई समीकरण 1 व 2 से अगर हम दोनों को बच्चे बराबर कर लें तो यहां से फाई का मान कितना है? कहेंगे सर E इंटू 2 पाई आर एल है। बच्चे लिख दिया हमने E इंटू 2 पाई आर एल बराबर, यहां से फ्लक्स बच्चे है लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से लिख दिया हमने लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चे अभी तक हमने क्या किया मेरे भाई, हमने ये कहा कि फ्लक्स के बच्चे हमने एक वैल्यू निकाली परिभाषा से E डॉट डी से और एक वैल्यू हमने गॉस की प्रमेय से निकाली। अब इन दोनों फ्लक्स बच्चे एक ही पृष्ठ के हैं तो बराबर होंगे। कहेंगे हां सर। तो बच्चे दोनों को हमने बराबर कर लिया। अब देखो इसके बाद का प्रोग्राम देखो बच्चे, यहां आपका यल से मेरे भाई यल कैंसिल हो गया। कहेंगे हां सर। यल से बच्चे यल आपका कैंसिल हो गया और वैद्युत क्षेत्र जो है E बराबर आ गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखो बच्चे ये 2 पाई आर नीचे ला दिए तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में लिख दिए कांस्टेंट को और आर बच्चे अलग से लिख दिए।
तो यहां पर आपका वैद्युत क्षेत्र का सूत्र कितना आ गया, तो कहेंगे सर E बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ गया। देख लो बच्चे, ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है। किसके लिए, तो कहेंगे सर अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे इस बात को मेरे भाई आपको याद रखना है कि अगर कोई अनंत लंबाई का, देखो बच्चे, अगर कोई अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है बच्चे, तो उससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना होगा, तो कहेंगे सर इससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमारा होगा E बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे ये फॉर्मूला मेरे भाई आपको याद रखना है। और बच्चे अगर ये पॉजिटिव आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ होगा, और यहीं पर मेरे भाई अगर ये नेगेटिव आवेश होता, यहीं पर बच्चे अगर ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता, यानी कि नेगेटिव होता, अगर यहीं पे ये नेगेटिव आवेश होता प्यारे बच्चे, तो आपका जो वैद्युत क्षेत्र होता कुछ इस प्रकार से इसी की तरफ बच्चे बनता। अगर ये नेगेटिव आवेश होता तो इससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता इसी की दिशा में होता, यानी कि बच्चे वैद्युत क्षेत्र इसी की तरफ होता। और वैल्यू कितनी, कहेंगे सर सेम यही लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो बच्चे हमने पॉजिटिव आवेश के लिए इसको डिराइव किया है फॉर्मूले को। अगर ये नेगेटिव आवेश लेके आप करेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगी, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की तरफ बच्चे आएगी, नेगेटिव आवेश की तरफ। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे अगर यहां पे हम इसका अदिश रूप बच्चे डिराइव किए हैं, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सर यहां पे आप इस दूरी को बच्चे यहां पे एक एकांक दूरी बच्चे इसकी दिशा में ले लो आर कैप। क्या ले लो सर, आर कैप बच्चे एकांक सदिश। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या कहेंगे सर, सदिश रूप। इसका जो सदिश रूप होगा मेरे भाई इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वेक्टर E बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है, इंटू बच्चे एक आर कैप आएगा। क्या आएगा सर, आर कैप आएगा। यानी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक आर कैप भी यहां पे आप ऐड कर लेंगे। जहां आर कैप क्या है, तो कहेंगे जहां आर कैप एक एकांक सदिश है, जहां आर कैप एक एकांक सदिश है, जहां आर कैप एक एकांक सदिश है, जिसकी दिशा कहां है, कहेंगे सर जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो बच्चे हमने वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में, देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक एकांक सदिश ले लिया, उसके हिसाब से बच्चे इसके हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे मेरे भाई एक बार देख लो पूरा डेरिवेशन बच्चे, बहुत आराम से हमने आपको कराया है। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए बच्चे इसको और थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो मेरे भाई, हमने अभी तक बताया आपको कि वैद्युत क्षेत्र का बच्चे फॉर्मूला है E बराबर यहां पे लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर बच्चे इस फॉर्मूले को ध्यान से आप देखेंगे तो यहां लेमडा आपका कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चे कांस्टेंट है, और यानी ई जो वैद्युत क्षेत्र है आपका वो व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, कहेंगे सर दूरी के आर के। तो बच्चे वैद्युत क्षेत्र ई जो है आपका दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बच्चे अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र ई वर्सेस आर ग्राफ। बच्चे ई व आर के ग्राफ इनके बीच का बनाएंगे तो बच्चे आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। तो मेरे भाई इसका ग्राफ भी आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। ये रहा आपका दूरी R और ये रहा आपका वैद्युत क्षेत्र E। इनके बीच अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो बच्चे ग्राफ इस प्रकार से बन के आएगा। कैसे सर, इस प्रकार से बच्चे आपका ग्राफ बन के आएगा। यहां पर E जो है आपका,
कहेंगे सर ई जो है वैद्युत क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती है आर के, यानी जैसे जैसे बच्चे आर को आप अनंत की ओर ले जाओगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा, कहेंगे सर जीरो हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, जीरो हो जाएगा। यानी दूरी का मान बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र लगातार बच्चे घट रहा है और आर का मान जब अनंत हो जाएगा तो उस समय आपके वैद्युत क्षेत्र का मान बच्चे शून्य हो जाएगा। और बच्चे एक कंडीशन और रखेंगे याद, जब आर का मान आपका मेरे भाई, जब आर का मान आपका जीरो होगा तो वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई आपका नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित क्यों होगा सर, देखो बच्चे इसको समझाते हैं आपको। मेरे भाई अगर आर का मान इस फॉर्मूले में आप जीरो डालोगे बच्चे तो 1/0 बच्चे, समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड बच्चे, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए बच्चे ये जब आर का मान जीरो होगा यानी बच्चे यहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान अपरिभाषित यानी कि डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे ये ग्राफ मेरे भाई आपको याद रखना है कि जब आर बहुत ज्यादा होगा अनंत की तरफ तो वैद्युत क्षेत्र जीरो होगा, जब आर बच्चे बहुत कम होगा लगभग जीरो तो वैद्युत क्षेत्र नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित होगा। वैद्युत क्षेत्र इस लाइन को बच्चे कभी वाई की लाइन को नहीं छुएगा, बच्चे इससे दूर ही रहेगा, आपको याद रखना है। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको और बताते हैं। आपको बच्चे कहेंगे इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात किस चीज की, तो कहेंगे सर ये जो इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं मेरे भाई ये आपको न्यूमेरिकल बच्चे हेल्प करेगी। न्यूमेरिकल में देखो बच्चे हमने वैद्युत क्षेत्र का सूत्र बताया E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब बच्चे हम लोग जो कांस्टेंट की वैल्यू बच्चे पढ़े हैं 2 पाई इप्सिलॉन नॉट, अगर न्यूमेरिकल में आप अलग अलग मान डालोगे बच्चे बहुत लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा बच्चे इसको आप ऐसे याद कर लेना 1 बाई, अगर बच्चे इसको अलग कर दे तो आएगा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर। अब देखो बच्चे अगर हम मेरे भाई यहां 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 पाई की वैल्यू हम नहीं जानते, लेकिन अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे तो ये बन जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और 2 से मल्टीप्लाई हमने ऊपर कर लिया। बच्चे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया, इससे क्या फायदा होगा, तो बच्चे इससे फायदा ये होगा कि हम लोग 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बच्चे इस पूरे की वैल्यू हम जानते हैं। तो बच्चे आपको देखो अगर इसको आप नहीं याद करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद देखो बच्चे यही लिखा है अब भी है, लेकिन इसकी वैल्यू हम जानते हैं, कांस्टेंट पूरा हो गया 9 × 10⁹। तो न्यूमेरिकल में जब इसकी वैल्यू आप डालोगे बच्चे तो आपको इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, पाई की वैल्यू डाल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका जो आंसर है न्यूमेरिकल बहुत आराम से बच्चे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने बच्चे पहला न्यूमेरिकल, कह रहा है अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे कह रहा है कि यहां पे आपको दिया है क्या, कहेंगे सर दूरी r का मान दे रखा है 2 मीटर, वैद्युत क्षेत्र E का मान दे रखा है कितना, कहेंगे सर दिया है 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम दिया है। और हमें यहां पे क्या निकालना है, कहेंगे सर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मान बच्चे निकालना है। अब देखो बच्चे यहां पे मेरे भाई अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे कि E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर, तो बच्चे आपको 2 की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है सर, पाई का मान 3.14 रखो या 22/7 रखोगे, और बच्चे इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम 8.85 10⁻⁻ बच्चे 12 रखेंगे। उसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो बहुत मेरे भाई लंबी हो जाएगा, तो इससे अच्छा बच्चे क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो E बराबर बन जाएगा ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट
इंटू 2 लेमडा बाई आर। अब देखो बच्चे, इतने की वैल्यू मेरे भाई अब निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें आप क्या करो, ई का मान आपको दिया है, रख दो यहां पे। ई का मान है 4.5 इंटू 10 की पावर 4 बराबर में इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, कहेंगे सर इस पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 2 पहले से है लेमडा अपॉन बच्चे आर। आर का मान मेरे भाई दिया है 2 मीटर, तो बच्चे यहां 2 लिख दिए हम। अब देखो बच्चे मेरे भाई यहां पे आपका क्या होगा, कहेंगे सर 2 से 2 बच्चे कैंसिल हो जाएगा। 4.5 एक कम 4.5, 4.5 दूना बच्चे 9, यानी कि 2 बार बच्चे जाएगा। ये कितनी बार, कहेंगे सर 2 बार। अब आपके पास यहां आ गया कितना, कहेंगे सर ये 10 की पावर 4 बराबर आ गया 2 इंटू 10 की पावर 9 लेमडा। अब बच्चे अगर यहां से लेमडा का मान निकालेंगे तो लेमडा बराबर आएगा आपका 10 की पावर 4 अपॉन 2 गुणे 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। अब यहां से बच्चे लेमडा बराबर हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 इंटू बच्चे 10 की पावर ये 9 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -9 हो जाएगा। और बच्चे यहां पे हम 1/2 मेरे भाई इसको अलग कर लिए, इसको बच्चे अलग कर लिए, ठीक है ना। ठीक है, देख लो बच्चे हमने क्या किया, ये बच्चे लेमडा निकालेंगे तो ये पूरा ऊपर जाएगा बच्चे, ये नीचे आएगा इस प्रकार से। अब इसको मेरे भाई 10 की पावर 9 को ऊपर ले गए, 10 की पावर -9 हो गया, और ये 1/2 बच्चे हमने अलग कर लिया। 1/2 को बच्चे भाग करेंगे तो आएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -9 प्लस 4 बच्चे माइनस का 5 आएगा। अब मेरे भाई इसको लिख सकते हैं ऐसे, पॉइंट को बच्चे उधर खिसकाएंगे तो आएगा 5 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -5। बच्चे 10 की पावर -1 आया क्योंकि पॉइंट को हमने दाईं ओर एक अंक खिसका दिया। अब इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर -6। इतना आएगा आपका, क्या कहेंगे सर, कूलाम प्रति मीटर। कूलाम बच्चे मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। अगर आप आंसर को देखेंगे बच्चे तो उसमें कह रहा है 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, तो बच्चे 10 की पावर -6 को हम मेरे भाई माइक्रो कूलाम लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। बच्चे आपका ये मेरे भाई आंसर आ गया। तो 10 की पावर -6 को हमने माइक्रो कूलाम लिख दिया, और इस प्रकार से बच्चे देखो आपका आंसर आ गया। तो मेरे भाई हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि न्यूमेरिकल में आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, जिससे आपका इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 डायरेक्ट हो जाती है, तो आपको सवाल को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखी घनत्व बच्चे दिया गया है, लेमडा का मान कितना, कहेंगे सर लेमडा का मान दे रखा है 4 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर है। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर, आर का मान 4 दिया है, 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, यानी ई का मान निकालना है। देखो बच्चे ये आपको दिया गया है, ठीक है सर लिख लिए, दिया है हमें बच्चे। वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमारे पास होता है ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बच्चे 2 लेमडा बाई आर। देखो बच्चे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जिसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे हम। अब इसमें ई बराबर आपको 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, इंटू 2 कॉन्स्टेंट है, लेमडा आपका है 4 इंटू 10 की पावर -6। बच्चे माइक्रो कूलाम को आप कूलाम बनाएंगे तो आएगा 4 गुणे 10 की पावर -6, 4 गुणे 10 की पावर -6 अपॉन में कहेंगे सर दूरी का मान बच्चे दिया है 4, तो 4 रख दिया हमने। तो यहां पे आपका 4 से बेटा 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाए कितना, कहेंगे सर 9 दूनी 18 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 गया बेटा 3, कितना कहेंगे 3। अब बच्चे 18 को लिख सकते हो 1.8, दशमलव को मेरे भाई एक अंक इधर बच्चे देखो दशमलव यहां माना जाएगा, अभी एक अंक इधर खिसकाएंगे तो आएगा 10 की पावर 1 बच्चे, इंटू 10 की पावर 3,
तो बच्चे पावर जोड़ देंगे तो आएगा 10 की पावर 3, एक मिलके मेरे भाई कितना कहेंगे सर 10 की पावर 4। तो आपका आंसर आ गया वैद्युत क्षेत्र कितना, कहेंगे सर 1.8 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। आपके इस प्रश्न का दोस्त क्या है, कहेंगे सर आंसर है। तो बच्चे आपके प्रश्न का आंसर आ गया यहाँ पे 1.8 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। देख लो बच्चे आपका आंसर मेरे भाई यहाँ पे मैच कर रहा है 100%। तो बच्चे हमने आंसर भी आपको लिख कर लाए हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये आंसर यहां आप मिला सकते हैं। ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे तीसरा प्रश्न है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व। बच्चे लेमडा का मान आपको दिया है, तो कहेंगे सर दिया है आपको लेमडा बराबर 10 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम मीटर, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है सर। बच्चे इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -7। कैसे, कहेंगे सर 10 को 10 की पावर 1 लिख लो। बच्चे 1 - 8 - 7 हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, ये लेमडा का मान हो गया। ठीक है सर। बच्चे इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आर का मान बच्चे दिया है 2 सेंटीमीटर। मेरे भाई इसको मीटर बनाएंगे तो 2 गुणे 10 की पावर -2, यानी कि बच्चे 100 से इसको भाग कर दो तो ये मीटर बन जाएगा। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो तो बच्चे इस सवाल में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सेम फॉर्मूला बच्चे E बराबर होता है आपके पास, कहेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। अब देखो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 है, इनटू में 2 कांस्टेंट इनटू लैम्डा बच्चे क्या है, कहेंगे सर 10 की पावर -7 है, अपॉन में आर, आर बच्चे क्या है, कहेंगे सर 2 गुणे 10 की पावर -2 है। अब यहां पे आपका 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है सर। बच्चे ये आ गया कितना, कहेंगे सर 9 गुणे 10 की पावर बच्चे ये 9। ठीक है सर। बच्चे ये माइनस का 7 ये वाला पावर, और बच्चे ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो बच्चे प्लस में 10 की पावर 2 हो जाएगा, यानी प्लस कर दो पावर ले जाके 10 की पावर -2 को ऊपर ले जाओ, 10 की पावर +2 हो गया। तो आएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 2 11, 11 में से बच्चे 7 घटाएंगे तो आएगा कितना, कहेंगे सर 4 न्यूटन पर कूलाम। ये आपके वैद्युत क्षेत्र का मान आ गया। तो यहां पर प्यारे बच्चे आपका मान कितना आ गया, कहेंगे सर 9 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। तो इस प्रकार से बच्चे आपके इस पहले अनुप्रयोग पर, गॉस के पहले अनुप्रयोग पर सवाल बनेंगे। ये सारे सवाल बच्चे आपके एग्जाम में 2-2 3-3 बार पूछे गए हैं, और अगर इस टॉपिक पर बच्चे सवाल आएंगे तो इससे बाहर मेरे भाई अब नहीं जाने वाला है। तो हमने जितने भी सवाल बच्चे आपके प्रीवियस ईयर में आए थे इन टॉपिक पर सभी को डिस्कस कर लिया है। तो बच्चे आज की क्लास में मेरे भाई हम लोग इतना ही करने वाले हैं। तो बच्चे आज हमने गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग बच्चे कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी बच्चे लगी है, आपको बातें समझ में आई हैं। तो बच्चे क्लास को मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मेरे भाई सभी लोग जो कमेंट आप कर रहे हो कि सर लाइव क्लास कल से चलेगी, बच्चे कब से चलेगी, तो मेरे भाई आपकी लाइव क्लास जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। सही बच्चे आपका मेरे भाई काम है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड मित्र के साथ शेयर करो, जिससे बच्चे ज्यादा बड़ा परिवार आपका बन पाए बच्चे। तो बच्चे जैसे जैसे हमारा बच्चे आपका 1000 का बच्चे के सब्सक्राइबर का ये क्राइटेरिया आप पूरा करोगे बच्चे, अगर इस महीने में आप पूरा कर दोगे मेरे भाई, तो इसी महीने से बच्चे आपके लाइव क्लासेस बच्चे शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई सभी को।